चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देखने वाले हैं एजुकेशन इंडेक्स रैंकिंग से रिलेटेड। इसको हमारी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो जारी करती है। तो इस बार तीसरा संस्करण ये जारी किया गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है। तो इसी के बारे में न्यूज़ आई है। इसमें बताया गया है कि पंजाब, तमिलनाडु और केरल, ये 3 ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने एजुकेशन इंडेक्स रैंकिंग में टॉप किया है। यदि हम बात करें कि इसका पहला संस्करण कब लागू किया गया था, तो पहली बार इसको लाया गया था 2017-18 में इसको लाया गया था, ठीक है। इसके बाद 19 में पहली बार इसको पब्लिश किया गया, रेफरेंस लिया गया था 17-18 का। इस बार का संस्करण है तीसरे नंबर का, और यहाँ पर 2019-20 का जो स्कोर है स्टेट का वो बताया गया है कि स्टेट ने एजुकेशन के मामले में किस प्रकार से काम किया है। गुजरात की यदि हम बात करें तो गुजरात ने अपने ग्राउंड को लॉस किया है ग्रेडिंग ऑफ स्कूल एजुकेशन के मामले में। अब इसको पिक्चर के द्वारा समझ लेते हैं। देखो, टोटल स्कोर यदि किसी को भी मिलेगा तो वो है 1000 का स्कोर हाईएस्ट होता है। तो 1000 में से 900 स्कोर मिला है पंजाब, तमिलनाडु और केरला को। 19-20 का ये इंडेक्स है। अब कलर की यदि हम बात करें तो डार्क ग्रीन कलर बता रहा है, मतलब ऐसे स्टेट ने बहुत ही अच्छा काम किया है एजुकेशन के मामले में अलग अलग पैरामीटर में, ठीक है। और दूसरी बात हमें ध्यान रखना है, इसके 70 पैरामीटर निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। इसी के आधार पर अलग अलग स्टेट को स्कोर प्रोवाइड किया जाता है। डार्क रेड कलर बताता है स्टेट की एजुकेशन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। जैसे जैसे ग्रीन कलर लाइट होते जा रहा है वैसे वैसे उस स्टेट की एजुकेशन एकदम ख़राब होते जा रही है। पिंक कलर, फिर हल्का हल्का रेड होता है, फिर डार्क रेड होते जाता है। तो अभी जो न्यू यूनियन टेरिटरी है ना, ऊपर आप देख रहे हैं, ठीक है, इसको अभी अभी पहली बार इसको शामिल किया गया है, जिसमें इसका लोवेस्ट स्कोर रहा है 545, ठीक है। तो लद्दाख को इसमें पहली बार सेपरेट रूप से एडिट किया गया था, जिसका स्कोर रहा 545। पंजाब, तमिलनाडु और केरल, इन्होंने 90% स्कोर हासिल किया है टोटल स्कोर का। 1000 का स्कोर रहता है तो इन्होंने 90% हिस्सा से भी ज़्यादा अपने नाम में किया है। ऐसा एजुकेशन की जो मिनिस्ट्री है उसका परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, जिसको हम पीजीआई कहा जाता है, 19-20 इसके लिए इन्होंने हासिल किया है। इसको रिलीज़ किया गया था संडे के दिन। गुजरात में ड्रॉप देखने को मिला है क्योंकि पिछले साल ये सेकंड नंबर पर था, इस बार 8वें नंबर पर हो गया है, ठीक है। इसी प्रकार यदि हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का देखें ना, तो इन्होंने कोई ख़ास काम किया नहीं है इस मामले में भी। कौन कौन से पैरामीटर मेन हैं जो कि इसमें देखे जाते हैं, तो देखो, इसमें स्टेट भी शामिल है, यूनियन टेरिटरीज़ भी शामिल है। इनकी जो लर्निंग का आउटकम है, ठीक है, लोग एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं एजुकेशन को, हायर एजुकेशन को लेने में लोगों को कितनी तकलीफ़ हो रही है, ठीक है, और इक्विटी है कि नहीं है। शिक्षा के मामले में इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार का है, स्कूल की बिल्डिंग, चाहे स्कूल तक पहुंचने वाली सड़कें हों या फिर टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था है कि नहीं है, और भी जो अदर फैसिलिटीज़ हैं उनमें वहाँ की गवर्नेंस कैसी है और मैनेजमेंट की प्रोसेस किस टाइप की है। इसी के आधार पर स्टेट को रैंकिंग प्रोवाइड करी जाती है। पंजाब ने टॉप करा है। पंजाब ने टॉप ऐसे किया है, बहुत बड़ी छलांग लगाई है इसने। 1000 में से इसको 929 का स्कोर प्राप्त हुआ है, जबकि पिछले साल 769 था इसको, ठीक है। इन्होंने कौन कौन से क्षेत्र में अच्छा काम किया पंजाब ने, तो इक्विटी के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में और गवर्नेंस के मामले में, ठीक है। और हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, क्योंकि इस इंडेक्स में हमने इसको पहली बार शामिल किए हैं। इसको मिला है 545 का स्कोर। आज की न्यूज़पेपर में देखा जाए तो उतनी कोई ख़ास चीज़ें देखने को नहीं मिली हैं। सेकंड वाली जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो लेबर कोड से रिलेटेड न्यूज़ आई है, ठीक है। सरकार हमारी लेबर कोड लाने के लिए काफ़ी उत्सुक है। देख लेते हैं लेबर कोड कौन कौन से हैं
क्या क्या संशोधन किया गया है। ऑलरेडी से हमारे यहाँ पर लेबर कानून थे, लेकिन उनमें सरकार ने संशोधन करी है। कुछ ऐसे हैं जो कि श्रमिकों के पक्ष में हैं, और कुछ ऐसे कानून भी हैं जो कि कंपनी के फेवर में जाते हैं। कंपनी के फेवर में इसलिए जाते हैं क्योंकि थोड़ी कंपनी को छूट दे दी गई है, थोड़ी ढील दे दी गई है, ताकि बाहर की कंपनियां हमारे इंडिया में थोड़ी आकर्षित हो सकें, ठीक है, अपने कामकाज को स्वतंत्र तरीके से कर सकें। अब हम बात करते हैं कौन कौन से एक्ट हैं, कौन कौन से बिल हैं, उनके नाम देख लेते हैं। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन बिल 2020, इंडस्ट्रियल रिलेशन बिल 2020 और सोशल सिक्योरिटी बिल 2020 इसमें शामिल है, ठीक है। इसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, दोनों में काम करने वाले श्रमिकों को कई प्रकार की सुविधा मिलने वाली हैं, जैसे कि वर्कर्स के लिए पेंशन और मेडिकल बेनिफिट है। लेकिन कंपनियों को पहले से ज़्यादा पावर दे दी गई है। कर्मचारी को नौकर देना हो या फिर उसको निकालना हो, अब थोड़ी सरकार ने आसान बना दी है, ठीक है। सभी श्रमिकों को उनको नियुक्ति पत्र देना पड़ेगा, ठीक है, अपॉइंटमेंट लेटर उनको देना पड़ेगा। दूसरी बात ये है, सैलरी आपको डिजिटली भुगतान करना, सीधे अकाउंट में डालना पड़ेगा कंपनी को। इसके बाद वर्कर्स की हेल्थ को लेकर चीज़ें हैं, जैसे कि साल में एक बार सभी श्रमिकों का हेल्थ चेकअप भी करवाना अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है। और लेकिन कंपनी के कामकाज को और आसान बना दिया गया है। वो किस प्रकार से बनाया गया उसको हम आगे देखते हैं। सबसे पहले देख रहे हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन बिल 2020 के बारे में। इसमें कहा जा रहा है कि कंपनी की पावर इसमें बढ़ने वाली है। क्यों? क्योंकि जहां पर पहले लिमिट थी 100 कर्मचारियों की, वो लिमिट को उन्होंने 300 कर्मचारी कर दिया है, ठीक है। जैसे कि यदि किसी फैक्ट्री में 300 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, तो अब सरकार से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि हम इनकी छटनी करें कि ना करें। पहले ये लिमिट थी 100 वर्कर की। 100 वर्कर से यदि कम आपके यहाँ पर काम कर रहे हैं तो ठीक है, आप बिना सरकार की मंजूरी लिए छटनी कर सकते थे। अब ये लिमिट 300 कर दी गई है। अब इसमें भी सरकार ने कुछ प्रावधान जोड़ दी है। छटनी की इजाज़त उन्हीं कर्मचारियों को मिलने वाली है जिनको पिछले 12 महीने में, मतलब पिछले 1 साल में डेली 300 रुपये से भी कम पैसा उनको मिला है। सरकार अधिसूचना जारी करके इस न्यूनतम संख्या को बढ़ा भी सकती है। और भी कुछ बातें इसमें कही जाती हैं, जैसे कि कर्मचारियों को निकालना हो, प्रमोशन में पक्षपात करना हो, तो इस प्रकार से जो सारे अब नियम कानून है ना, वो कंपनी के हाथ में चले गए हैं। दूसरा बिल हम देखने वाले हैं सोशल सिक्योरिटी बिल 2020। इसमें क्या है, सोशल सिक्योरिटी कोड एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के निर्माण का प्रस्ताव करती है। एक बोर्ड बनेगा जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले वर्कर, गिग वर्कर, जैसे स्विगी वगैरह में जो काम करते हैं, आपके सिलेंडर की डिलीवरी करने वाले जो लोग हैं, प्लेटफार्म में काम करने वाले वर्कर्स, इनके लिए उपयुक्त योजना तैयार करना है, ठीक है। ये श्रमिकों के इन वर्गों को सोशल सिक्योरिटी योजनाओं के दायरे में भी लाने वाला, जैसे कि विकलांगता बीमा, भविष्य निधि, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, कौशल उन्नयन, मतलब उनके कौशल को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग वगैरह देना। अब इस प्रकार यदि हमें सोशल सिक्योरिटी वर्कर को प्रोवाइड करना है तो उसके लिए हमें एक कोष बनाना पड़ेगा, ठीक है, एक फंड बनाना पड़ेगा ना। तो इसी प्रकार से एक फंड के गठन की इसमें बात कही गई है। ये तो सभी कुछ अच्छा ही है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ वर्किंग कंडीशन बिल 2020 को हम देख लेते हैं। ये बिल कंपनी को छूट दे देता है कि वे ज़्यादातर लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पर नौकरी दे सकें। साथ ही कितनी भी बार और कितनी भी समय के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ा सकती है, इसके लिए कोई तय सीमा निर्धारित नहीं की गई। वो प्रावधान भी अब हटा दिए गए हैं जिसके तहत किसी भी मौजूदा कर्मचारी को कॉन्ट्रैक्ट वर्कर में तब्दील करने पर पहले रोक थी। और सबसे बड़ी बात है, महिलाओं को अब नाइट में भी अलाउ किया जाएगा, ठीक है। पहले
सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे तक का उनका एक टाइम का पीरियड था। लेकिन अब शाम 7 बजे के बाद भी अगर उनको काम कराया जा रहा है तो उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी कंपनी के ऊपर रहेगी। अब ये तो वैसे भी नॉर्मली बात है कि कोई भी व्यक्ति हो नाइट में काम नहीं करना चाहता। मैं पार्टिकुलर पर्सन की बात कर रहा हूँ, महिला की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अब महिलाओं को भी अलाउ कर दिया जाएगा। हो सकता है कंपनियां फोर्स भी करने लग जाएं कि आप नाइट में करिए ही करके। यहाँ तक कि पुरुष लोग, मेंस लोग परेशान रहते हैं, तो महिलाओं की तो बात ही छोड़ दो कि उनको नाइट में काम करना पसंद है कि नहीं पसंद है। और कुछ बातें हैं जैसे कि हफ्ते में आपको 6 दिन ही काम करना है, ओवर टाइम यदि आप करोगे तो उसका पैसा आपको मिलेगा, और बिना अपॉइंटमेंट लेटर के किसी भी प्रकार की भर्ती नहीं होने वाली है, ऐसे प्रावधान इसमें किए गए हैं। अब हम न्यूज़ में चलने से पहले देख लेंगे टेक होम पे आखिर होता क्या है। जैसे कि आपकी सैलरी है, मान के चलो 10,000 रुपया आप मंथली पा रहे हो, कहीं किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो इस 10,000 में से टैक्स को घटा दें, बेनिफिट को घटा दें, वॉल्यूंटरी आप कंट्रीब्यूशन जो कर रहे हैं उसको घटा दें, बाकी जो आपके पास बचेगी सैलरी, वही सैलरी कहला जाएगी टेक होम पे। ठीक है, वो आपकी ओरिजिनल सैलरी होती है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, करेंटली खर्च कर सकते हैं। देख लेते हैं न्यूज़ को। तो न्यूज़ में कहा गया है कि गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा कीन है इम्प्लीमेंटिंग करने के लिए लेबर कोड्स। ठीक है, अब कोरोना की जिस हिसाब से हालत चल रही है तो सरकार चाहती है कि कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश में आकर्षित हों। दूसरी बात यह है, कंपनियों के कामकाज में कोई अड़चन नहीं आना चाहिए, इस हिसाब से ये लेबर कोड लाए गए थे। ठीक है, और दूसरी बात, सोशल सिक्योरिटी भी प्रदान कर रहे हैं वर्कर्स को। तो सरकार चाहती जल्दी से जल्दी इनको हम इम्प्लीमेंट कर दें अपने इंडिया में। तो इससे क्या होने वाला है, टेक होम पे हमारा रिड्यूस हो जाएगा और जो पीएफ है वो हमारा बढ़ जाएगा। हमारा कैसा बढ़ेगा, वो कंपनी के ऊपर बढ़ने वाला। हमें पीएफ कंपनी जो देगी उसके ऊपर उसकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी प्रोविडेंट फंड की। ठीक है, हम जो टेक होम पे पाएंगे वो उसमें रिडक्शन हो जाएगा। टेक होम पे हम पता जान लिए हैं कि क्या होता है, टैक्स उसमें से घटा दो और अन्य चीज़ घटा दो, तो ये जो सैलरी है हमारी और भी ज़्यादा उसमें कटौती होने वाली है लेबर कोड के आने के बाद से, ऐसा इसमें बताया गया है। आगे सरकार ने ये बात भी कही थी कि हमारे इंडिया में बहुत सारे कानून हैं, उसमें लोग उलझ जाते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स लोगों के लिए, है ना। तो उनको हम एक काम करते हैं, उनको इकट्ठा करके जो 44 सेंट्रल लेबर लॉ हैं उनको 4 लेबर कोड में चेंज कर देते हैं, ऐसा सरकार का कहना था। रेशनलाइज़ करी थी सरकार ने, उसको एक प्रकार से संगठित करी थी, जोड़ी थी, इकट्ठे की थी। अब देखो, जो लेबर कोड है ना, सरकार ने कानून ला तो दी थी लेकिन स्टेट तैयार नहीं थे ये लेबर कोड को अपने यहाँ पर लागू करने के चक्कर में। क्यों? क्योंकि जो लेबर लॉ होते हैं वो स्टेट और सेंट्रल दोनों कानून इस पर बना सकते हैं, लेकिन अब केंद्र सरकार कह रही है अब हम ज़्यादा वेट नहीं कर सकते हैं कि कब सरकार, स्टेट सरकार मानेंगी कि नहीं मानेंगी। इसी के चक्कर में हम अब इसको ज़्यादा रास्ता नहीं देख सकते, अब हम इसको लागू करेंगे। तो नया जो वेज कोड आने वाला है उसमें अलाउंस को 50% में कैप कर दिया जाएगा। ठीक है, और इसका मतलब ये हो गया कि आपको जितना भी ग्रॉस मिल रहा था उसका आधा, ठीक है, ये बन जाएगा उसका बेसिक वेज बन जाएगा। पीएफ कंट्रीब्यूशन की बात करें वो किया जाएगा परसेंटेज ऑफ बेसिक वेज के हिसाब से, उसको कैलकुलेशन किया जाएगा, जो कि आपको फिर जब इकट्ठे, जब आप रिटायर हो जाओगे या फिर जॉब छोड़ दोगे तो आपको जो इकट्ठा पैसा मिलने वाला है ना, वो। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं उड़ीसा स्टेट से। उड़ीसा के कुछ ट्राइबल्स हैं, ऐसे ट्राइबल्स जो कि पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये लोग जंगल के उत्पाद को कलेक्ट करते हैं, इसी को मार्केट में बेचते हैं, और गर्मी के टाइम में जो भी कमाई ये लोग करते हैं बेच करके जंगल के उत्पादों को, इसी से अपने पूरा जो मानसून का जो महीना रहता है, बारिश का जो मौसम रहता है, उसको पूरा काटते हैं।
इसी पैसे को वो अपने एग्रीकल्चर में लगाते हैं, इसी पैसे का वो अपने खाने में यूज़ करते हैं। तो जैसा पिछला साल गुजरा था कोरोना का, ठीक उसी प्रकार का साल भी इस साल गुजरा है, कोई परिवर्तन उसमें देखने को नहीं मिला है। इनका कहना है कि देखो, कोरोना के चलते चलते मार्केट पूरा बंद रहा, हमारे ख़रीदार ही नहीं आए, तो हमें मजबूर होकर अपने प्रोडक्ट को सस्ते दाम में बेचना पड़ा। कुछ यदि हम NTPF प्रोडक्ट के बारे में देखें तो इसमें होती हैं साल की लीव्स होती हैं, सियाली लीव्स होती हैं, महुआ फ्लावर्स हो गया, मैंगो कर्नेल, करंजा सीड, चार के बीज और टैमारिंड, ये सारे प्रोडक्ट्स ये मार्केट में लेकर जाके बेचती हैं। देखो, इनके प्रोडक्ट का सही दाम मिलना ज़रूरी है, ठीक है। सही दाम यदि नहीं मिलता है तो इनको अपनी मेहनत का वास्तविक मूल्य नहीं मिल पाता, और वैसे भी इनके एरिया में पैसे की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। 100 रुपया भी 1000 रुपये के बराबर होता है इन लोगों का, इसीलिए इनकी सही वैल्यू इनको मिलना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सरकार ने ट्राइफेड बनाई थी एक, कि हम चलो जैसे मंडी होती है ठीक उसी प्रकार से हम ट्राइफेड बना देते हैं। ये एक ऐसी संस्था रहेगी जो ट्राइबल विभाग के जो लोग हैं वो यहाँ पर अपने माल को, अपने उत्पाद को बेच पाएंगे और उनको उचित मूल्य मिल पाएगा, इसलिए उन्होंने ट्राइफेड बनाया था। लेकिन इनको ट्राइफेड का भी कोई फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, ऐसा इन लोगों का कहना है। इसी के अंतर्गत ध्यान रखना हमको वन धन विकास केंद्र, ट्राइफेड ने प्रमोट किया था वन धन विकास केंद्र को, ठीक है, जो कि इंट्रोड्यूस किए गए थे एक प्रकार से मार्केट तैयार करने के लिए। जो भी माइनर फॉरेस्ट के प्रोड्यूस हैं इनको MSP मिल सके, मिनिमम सपोर्ट मिल सके, लेकिन इसने कभी भी इसकी जितनी एनर्जी थी उसके हिसाब से कभी काम ही नहीं किया, इसलिए ये लोग प्राइस को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। ट्राइफेड के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम देख लेते हैं। ट्राइफेड एक नेशनल लेवल की सहकारी संस्था है जो कि जनजाति मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। इसकी स्थापना हुई थी 1987 में बहु राज्य सरकारी समिति अधिनियम 1984 के अंतर्गत। 1988 से इसने कामकाज चालू कर दिया था। इसका उद्देश्य जो जनजाति समुदाय है, जो ट्राइबल लोग हैं, उनको पावरफुल बनाना, उनको सशक्त बनाना इनका मेन उद्देश्य था। इसी दिशा में 1999 में ट्राइबल्स इंडिया नाम से अपने रिटेल आउटलेट का उपयोग करके इसने आदिवासी कला और शिल्प वस्तुओं की खरीद चालू कर दी थी। आदिवासी लोग कई सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं सजावटी के लिए, तो उनके भी खरीदार हों और सही रेट प्रोवाइड कर सकें, ये काम भी किसने किया? ट्राइफेड ने किया, ट्राइबल्स इंडिया के माध्यम से। अब इसके उद्देश्य की बात करें हम तो छोटे मोटे वनों के जो प्रोडक्ट हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं, उनके व्यापार को इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए, संस्थागत बनाने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य भारत में आदिवासियों द्वारा उत्पादित जो कृषि उत्पादों के अलावा फॉरेस्ट के प्रोडक्ट हैं उनको उचित मूल्य प्रदान करना इसका मेन उद्देश्य था, ठीक है। यदि ये इनके प्रोडक्ट को ख़रीद लेती है तो ट्राइबल्स लोग मार्केट में नहीं बेचेंगे सस्ते दामों में, तो एक प्रकार से उनका बचाव भी करती है बिचौलियों से। और आदिवासी कला और शिल्प का समर्थन करने के लिए ये आदि महोत्सव का आयोजन करता है। न्यूज़ में हमने वन धन विकास केंद्र के बारे में भी देखा था ना, तो थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में भी जान लेते हैं। वन धन विकास केंद्रों की स्थापना वन धन योजना के तहत की गई थी। भारत सरकार इन विकास केंद्रों में ट्राइबल्स लोगों के लिए उनकी कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए, उनकी जो कुशलता है जिससे वो सजावटी वस्तुएं बनाती हैं उसमें और बढ़ोतरी हो सके, इसलिए इस प्रकार के सेंट्रल सरकार ने खोली थी। इसमें 15 आदिवासी स्व सहायता समूहों द्वारा एक वन धन विकास केंद्र का निर्माण किया जाता है। 15 ग्रुप रहेंगे, उसको मिलाकर के एक बनेगा वन धन विकास केंद्र। पहला विकास केंद्र बनाया गया था बीजापुर जिला छत्तीसगढ़ में,
इसके बाद फॉरेन वाले पेज से हमें देखना है न्यूज़ श्रीलंका से। श्रीलंका का जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर सिंगापुर का एक जहाज़ डूब गया। डूबा तो कौन कौन सी उसमें प्रॉब्लम आई थी, क्या रीज़न रहा था, ये सारी बातें हम श्रीलंका पता लगाने वाला है, क्योंकि उसको ब्लैक बॉक्स मिल गया है। तो ब्लैक बॉक्स क्या होता है? ब्लैक बॉक्स जिसे टेक्निकल रूप से इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर के रूप से जानते हैं, ठीक है, एक नारंगी रंग का भारी रिकॉर्डिंग उपकरण होता है जिसे विमान में रखा जाता है। तो एक हवाई जहाज़ के मामले में रहता है, और दूसरा हम जो देखने वाले हैं ब्लैक बॉक्स, ये है पानी में चलने वाले जहाज़ को लेकर। तो इसको वीडीआर भी कहा जाता है। जहाज़ में लगा एक ऐसा उपकरण होता है जो जहाज़ के संचालन से संबंधित अहम सूचना को लगातार रिकॉर्ड करते जाता है। किसी भी जहाज़ के वीडीआर डेटा को दुर्घटना की जांच के दौरान अहम सूचना के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉरेन वाले से एक न्यूज़ है डेल्टा वेरिएंट को लेकर के। इसमें बताया गया है इंग्लैंड में यदि कोई केस मिल रहा है डेल्टा वेरिएंट का। डेल्टा वेरिएंट वही है जिसके कारण अभी अपनी जो सेकंड लहर चल रही थी, तो कोरोना में जो परिवर्तन आया है कोरोना के वायरस में, वही वेरिएंट है डेल्टा वेरिएंट। इसमें कहा जा रहा है कि ये 40% और भी ज़्यादा ट्रांसमिसेबल है। ठीक है, इंग्लैंड का ये डाटा दिखाया गया है।